नमस्कार सभी दोस्तों को। भारतीय संविधान के विकास की यात्रा में जो विभिन्न एक्ट और अधिनियम बने, जैसे चार्टर एक्ट हैं, 1919 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, जैसे इन अधिनियमों के मुख्य मुख्य जो प्रावधान हैं, मुख्य मुख्य जो प्रोविजंस हैं, उनके बारे में अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अनेक अधिनियम थे, लेकिन हम 1833 के चार्टर एक्ट से शुरू कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आज कौन से एक्ट की? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। इसमें क्या कर दिया इस चार्टर एक्ट ने? कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एकाधिकार उसको समाप्त कर दिया। किसने? 1833 के चार्टर एक्ट ने। दूसरा, बंगाल का जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहली बात कर रहा है, कंपनी का एकाधिकार है वो समाप्त हो गया। ठीक है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त। दूसरा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या है? भारत का गवर्नर जनरल बन गया, विलियम बेंटिंग। ठीक है, कौन? विलियम बेंटिंग हैं, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दो प्रावधान हो गए। पहला, कंपनी का एकाधिकार समाप्त। दूसरा, बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए थे। ये कौन कहता है? 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके प्रावधान है। ठीक है। तीसरा प्रावधान क्या कहता है? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया जो विधि का ज्ञाता हो। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य हो गए। और चौथा सदस्य कौन था? वो विधि का ज्ञाता। चौथा सदस्य क्या कौन था? विधि का ज्ञाता था। ये तीसरा प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रावधान, चौथा प्रावधान क्या है? इस पद पर लॉर्ड टी.बी. मैकाले नियुक्त हुए। विधि का जो है ना, विधि का ज्ञाता, विधि का ज्ञाता कौन बने? विधि का ज्ञाता के रूप में किसका चुनाव किया गया? लॉर्ड टी.बी. मैकाले, ये नियुक्त किए गए थे। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 3 सदस्य थे, और इस अधिनियम के तहत चौथा सदस्य जोड़ा गया जो विधि का ज्ञाता। ठीक है। और इस पद पर नियुक्ति पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड टी.बी. मैकाले। लॉर्ड मैकाले भी कह सकते हैं जिसको। ठीक है। अगला प्रावधान है, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? अभी बात कर रहे हैं लॉर्ड मैकाले की। आगे जो प्रावधान है वो बाद में पढ़ेंगे। केवल एक बारी जो संविधान के विकास यात्रा के जो पद है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1834 में, सन याद रखना है कब की बात कर रहे हैं, 1834 में। कौन? लॉर्ड मैकाले, टी.बी. मैकाले वही है जो विधि का ज्ञाता शब्द आए हैं, विधि आयोग के सदस्य बने थे। ठीक है। प्रथम विधि आयोग का गठन किन के नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। कब हुआ? 1834 में। ठीक है। छठा प्रावधान है, 1844 में भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस अधिनियम ने? ये जो अभी पढ़ रहे हैं, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? 1844 में दास प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। 6 प्रावधान अपने पढ़े हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1833 के चार्टर एक्ट की। संविधान की विकास यात्रा में 1833 के चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं। कौन कौन से मुख्य मुख्य प्रावधान है? पहला, कंपनी का एकाधिकार समाप्त। दूसरा, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया और विलियम बेंटिक प्रथम थे। तीसरा, जो भारत की गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें चौथे सदस्य विधि का ज्ञाता यानी लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1844 में भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। ये कौन सा है? ये 1833 का चार्टर एक्ट है। ये प्रोविजंस है, अपनी भाषा में सरल टॉपिक के साथ अगर लिख लें तो उचित रहेगा। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में हम पढ़ रहे हैं 1858 का अधिनियम, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी
उस क्रांति के बाद में ये अधिनियम आया था। तो इसमें कुछ सुधारात्मक प्रयास किए गए थे। 1858 का अधिनियम है। तो इसके कौन कौन से हैं? पहली बात, ये लागू कब हुआ था? 1858 का अधिनियम तो ये लागू हुआ था 2 अगस्त 1858 को। 1858 का अधिनियम 2 अगस्त 1858 को लागू। ठीक है। इसे भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों की सत्ता की जड़ें उखाड़ दी थी। उससे प्रभावित होकर के उनको लगा कि भारतीयों को केवल दबा करके ही नहीं, बल्कि उनके सहयोग से ही इस जो ब्रिटिश सत्ता है उसको काफ़ी लंबे समय तक बनाया जा सकता है, अन्यथा ब्रिटिश सत्ता कभी भी समाप्त हो सकती है। इस भय से 1858 का अधिनियम लाया गया और इसमें भारतीयों पर जो शासन किया जा रहा था उसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। इसीलिए 2 अगस्त 1858 को लागू किए गए इस अधिनियम को भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इससे पहले 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके द्वारा लागू द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से लागू हुई थी। 1858 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगला है लंदन में भारत की गृह सरकार स्थापित। इस अधिनियम के तहत 1858 के तहत भारत में जो भारत की गृह सरकार थी वो स्थापित थी, जिसके लिए भारत सचिव पद सृजित किया गया था। लंदन में स्थापित थी और भारत सचिव पद बनाया गया। भारत सचिव पद बनाया गया। ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं? भारत की गृह सरकार कहाँ पे? लंदन में, और भारत सचिव पद बनाया गया। ठीक है। जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, जो ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री होता था, इसका मतलब कैबिनेट मंत्री था, उन्हीं में से एक व्यक्ति भारत सचिव के रूप में कार्य करता था। ठीक है। ये किस एक्ट की बात कर रहे हैं? 1858 के एक्ट की। मुख्य मुख्य जो प्रावधान है उनमें इस एक्ट से एक अध्यक्ष, एक भारत मंत्री, एक उप भारत मंत्री बनाए गए। यानी जो भारत की गृह सरकार थी, ठीक है, होम गवर्नमेंट थी, उसमें भारत सचिव मंत्री पद, जो कि वहाँ कैबिनेट मंत्री था, वो सृजित किया गया था, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसमें एक अध्यक्ष होता था, एक भारत मंत्री और एक उप भारत मंत्री बनाए गए। प्रथम भारत मंत्री कौन थे? क्वेश्चन आता है। जो गवर्नमेंट जो बनी थी कैबिनेट, उसमें प्रथम भारत का मंत्री कौन था? भारत मंत्री कौन था? और सर चार्ल्स वुड। ठीक है। प्रथम भारत मंत्री कौन था? सर चार्ल्स वुड। डायरेक्ट याद रखना है। प्रथम भारत मंत्री कौन था? सर चार्ल्स वुड। लंदन में भारत की जो गृह सरकार बनी थी, भारत सचिव पद सृजित किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री ही वो भारत सचिव बनता था, जो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था, जिसमें एक अध्यक्ष, एक भारत मंत्री और एक उप भारत मंत्री बनाए गए। तो प्रथम भारत मंत्री कौन बने गए? सर चार्ल्स वुड। अगला है भारत परिषद, जो कि 15 सदस्य थी। भारत सचिव भारत का मुगल आजम के सहायतार्थ गठित थी। जो भारत सचिव था उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य एक परिषद यानी काउंसिल गठित की गई थी। कौन सी? 15 सदस्यीय काउंसिल, जिसका नाम क्या था? भारत का मुगल आजम भी कहते थे। वो किसके लिए थी? भारत सचिव की सहायता के लिए। कितने सदस्य थी? 15 सदस्य। ठीक है। अगला प्रावधान है ब्रिटिश महारानी, उस समय विक्टोरिया थी, विक्टोरिया की घोषणा पत्र, यानी दूसरा कह सकते हैं शाही घोषणा पत्र, तीसरा कह सकते हैं इलाहाबाद घोषणा पत्र, जिसमें रानी के 6 बड़े बड़े आश्वासन थे। यानी 1858 का जो अधिनियम है उसमें रानी के द्वारा जो आश्वासन दिए गए थे वो क्या कहलाते हैं? विक्टोरिया घोषणा पत्र कहलाते हैं। क्योंकि विक्टोरिया महारानी थी, इसीलिए शाही घोषणा पत्र भी कहलाता है और इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहलाता है। तीनों एक ही। कितने बड़े आश्वासन थे उसमें 6 बड़े आश्वासन थे। 6 बड़े आश्वासन थे जिनको ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के द्वारा आश्वासन किया गया। ठीक है। जिसमें पहला था गोद निषेध नीति समाप्त करना। कौन सी नीति? गोद निषेध नीति थी, उसको समाप्त करना। दूसरा सहयोग की नीति, यानी शिक्षित लोगों को प्रशासन में सहयोग की नीति अपनाएगी। तीसरा
सभी भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोलना। चौथा, 1857 की क्रांति में पकड़े गए भारतीयों को माफ़ करना। पाँचवा, भारत में शांति व कल्याण का कार्य करना। छठा, भारत में 3 बड़े विश्वविद्यालय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थापित करना। ये 6 बड़े आश्वासन थे। वो क्या कहलाते थे? विक्टोरिया घोषणा पत्र, शाही घोषणा पत्र या इलाहाबाद घोषणा पत्र। ये ठीक है। उसके बाद में ये जो 6 प्रावधान थे एक बार में वापस रिपीट करते हैं। 1858 का अधिनियम 1857 की क्रांति के तुरंत बाद आया। इसे सुधारात्मक या भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहते हैं, जो 2 अगस्त 1858 को लागू हुआ। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके द्वारा लागू द्वैध शासन व्यवस्था अभी समाप्त हो गई। किसके तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। तीसरा प्रावधान, भारत की लंदन में गृह सरकार स्थापित हुई, जिसमें भारत सचिव पद सृजित किया गया, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, और ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री ही भारत सचिव होता था। इसमें एक अध्यक्ष, एक भारत मंत्री और एक उप भारत मंत्री बनाए गए। तो प्रथम भारत मंत्री चार्ल्स वुड बने, सर चार्ल्स वुड। ठीक है। अब जो भारत सचिव है, जिसका दूसरा नाम भारत का मुगल आजम भी कहते थे, उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल थी, भारत परिषद, जिसमें 15 सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रावधान है कि ब्रिटिश महारानी उस समय विक्टोरिया थी। विक्टोरिया ने इस अधिनियम के तहत 6 घोषणाएं की थी, 6 आश्वासन दिए थे। वो विक्टोरिया घोषणा पत्र या शाही घोषणा पत्र या इलाहाबाद घोषणा पत्र कहलाते हैं। कौन कौन से थे? गोद निषेध नीति समाप्त, जो गोद निषेध नीति लागू की गई थी उसको समाप्त करना। दूसरा, सहयोग की नीति, यानी शिक्षित लोगों का प्रशासन में सहयोग लिया जाएगा। तीसरा, सभी भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोले रखना। चौथा, 1857 की क्रांति में पकड़े गए भारतीयों को माफ़ करना। पाँचवा, भारत में शांति और कल्याण के कार्य करना। और छठा था 3 बड़े विश्वविद्यालय, जो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, वहाँ स्थापित करना। ये 1858 अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। अब अगला प्रावधान है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। ठीक है। 1909 का अधिनियम भी कहते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1909 के अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है। तो इसका मुख्य प्रावधान क्या है? ये जो प्रथम लाइन है यही बताती है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन। ये इसका मुख्य मुद्दा था। मार्ले मिंटो का मुख्य जो प्रावधान क्या था? मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। भारतीयों को विधि निर्माण व प्रशासन दोनों में अधिकार दिए गए। ये दूसरा प्रावधान है। भारतीयों को क्या किया गया? विधि निर्माण में भी, विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में अधिकार दिए गए। पहला प्रावधान 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम का क्या था? मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन। दूसरा, भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में अधिकार देना। तीसरा, पूरक प्रश्न पूछना, यानी सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन हैं उसको पूछने का अधिकार भी दिया गया। बजट पर संकल्प रखना, ये भारतीयों को मिल गया। 3 मुख्य प्रावधान बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला है मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। दूसरा, जो भारतीय उनको विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में अधिकार देना। तीसरा, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। फिर इसी में बजट पर संकल्प रखने का अधिकार भारतीयों को मिला। ठीक है। अगला प्रावधान, वाइस राय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन आता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बने? तो वाइस राय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रख लो एक बार नाम। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे वाइस राय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य। ठीक है। मार्ले मिंटो अधिनियम, जो 1909 का अधिनियम भी कहलाता है। ठीक है। इसमें प्रथम मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का
अधिकार दिया गया। भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों का अधिकार दिया गया। तीसरा, पूरक प्रश्न पूछने का और बजट पर संकल्प रखने का भारतीयों को अधिकार मिला। वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ठीक है, ये आ गया 1909 का अधिनियम। अब आता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यानी 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम क्या कहलाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का अधिनियम क्या कहलाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये क्या है? 23 दिसंबर 1919 को सम्राट की स्वीकृति मिली। 23 दिसंबर 1919 को सम्राट की स्वीकृति मिली। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? स्वीकृति कब लागू हुई? 23 दिसंबर 1919 को। 23 दिसंबर 1919 को। ठीक है। एक प्रस्तावना जोड़ी गई, एक प्रियम्बल यानी एक प्रस्तावना जोड़ी गई इसके तहत, जिसमें 20 अगस्त 1917 को घोषित मॉन्टेस्क्यू घोषणा को लगभग अक्षरशः स्वीकार किया गया। क्या किया गया इस प्रस्तावना में? 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की थी उसको अक्षरशः स्वीकार किया गया, एज इट इज। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, 23 दिसंबर 1919 को सम्राट की स्वीकृति। ठीक है। इसमें एक प्रस्तावना जोड़ी गई जिसमें 20 अगस्त 1917 को जो घोषणा की गई थी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा घोषणा, वो लगभग अक्षरशः स्वीकार कर ली गई। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के रूप में होम रूल आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका मतलब होम रूल आंदोलन के द्वारा जो भी काम किए गए थे उस आंदोलन की परिणति मान सकते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को। ठीक है। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी जबकि केंद्र में निरंकुश व अनुत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में आंशिक रूप से मतलब बहुत ही कम मात्रा में उत्तरदायी सरकार बनी, जबकि केंद्र में निरंकुश और अनुत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अगला प्रावधान था केंद्रीय कार्यकारिणी भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसके तहत, किस प्रावधान के तहत? जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसमें भारतीयों की संख्या पहले 1 थी, वो बढ़ा करके 3 कर दी गई है। अगला प्रावधान है द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। ठीक है। एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। द्विसदनात्मक में क्या था? उच्च सदन में कितने सदस्य? 60। निम्न सदन में कितने सदस्य? 145। कुल मिलाकर के कितने सदस्य? कुल मिलाकर थे 205 सदस्य। ठीक है। द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया जिसमें उच्च सदन में 60, निम्न सदन में 145, कुल मिलाकर के 205 सदस्य बनाए गए थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी 1 अप्रैल 1919 को। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1919 को। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू 1 अप्रैल 1919। और समाप्त कब हुआ प्रांतों में द्वैध शासन? 1935 अधिनियम से। 2 याद करो, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ 1 अप्रैल 1919 को, समाप्त हुआ 1935 के अधिनियम से। ठीक है। प्रांतीय कार्यकारिणी में आधे सदस्य भारतीय, 3 प्रांतों में 4-4 व 6 प्रांतों में 2-2 निश्चित संख्या थी, उनमें आधे भारतीय होंगे। ठीक है। प्रांतीय जो कार्यकारिणी थी, एग्जीक्यूटिव थी, उसमें आधे सदस्य भारतीय थे प्रांतों की कार्यकारिणी में। 3 प्रांतों में 4-4 सदस्य थे, शेष में 6 प्रांतों में 2-2 निश्चित संख्या थी, उनमें आधे भारतीय थे। यस, इसका मतलब क्या हुआ? 4-4 का मतलब 2-2 भारतीय, शेष 6 प्रांतों में 2-2 निश्चित थी। ठीक है, उनमें आधे भारतीय। इसका मतलब क्या हुआ? 1-1। शक्ति विभाजन था संघ सूची के 47 विषय, राज्य सूची के 50 विषय। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया था। ये था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य मुद्दा। क्या था? जिस प्रकार मार्लेमेंटो अधिनियम है उसमें मुसलमानों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, और इसमें उस विस्तार कर दिया गया, इसे विस्तारित करके किस किस को दिया गया? सिखों को दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया और यूरोपियन को दिया गया। ठीक है। इसका मतलब सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। किसमें? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। अब आता है नरेंद्र मंडल। 8 फरवरी 1921 की स्थापना होती है। नरेंद्र मंडल
क्वेश्चन आता है नरेंद्र मंडल की स्थापना कब होती है? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को अध्यक्ष वाइसराय हुआ करते थे, उसमें 121 राजा उपस्थित हुए। नरेंद्र मंडल की स्थापना दिल्ली में होती है कब? 8 फरवरी 1921। एक बार मेरे साथ बोलो, नरेंद्र मंडल 8 फरवरी 1921 को स्थापना नई दिल्ली में। 121 राजा उपस्थित हुए जिसकी अध्यक्षता वाइसराय ने की। अगला है 1924 में एक वर्त समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग किया गया। 1924 में एक वर्त समिति, ये क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में भी, हिस्ट्री में भी और राजनीति विज्ञान में भी। 1924 की एक वर्त समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग किया गया। इसका मतलब 2017-18 में तो उसको पुनः शामिल कर लिया गया, पहले अलग था। कमेटी कौन सी थी? एक वर्त कमेटी। कब हुआ? 1924। 1924 में एक वर्त समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। आम बजट अलग हो गया, रेल बजट अलग हो गया। कब? 1924 में। और 2017-18 में इसको पुनः शामिल कर लिया गया। 2017 में क्या हुआ? आम बजट और रेल बजट दोनों एक ही हो गए। ठीक है, याद रखना है। 1919 में गठित ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी का गठन, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1919 के ली कमीशन की सिफारिश पर। कौन सा कमीशन था? ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में, 1919 में गठित हुआ ली कमीशन और 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ। यूपीएससी का गठन कब हुआ? 1926 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो यूपीएससी है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बोकर। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? सर रॉस बारकर। ठीक है। 1919 में गठित ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी का गठन, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू, जनता का मताधिकार 3 से बढ़ाकर के 10% किया गया। अगला है पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। ये कौन सा अपनी अभी पढ़ा आपने? 1919 का अधिनियम। मुख्य प्रावधान को एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। नाम है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 23 दिसंबर 1919 को सम्राट की स्वीकृति। एक प्रस्तावना जोड़ी गई जिसमें 20 अगस्त 1917 को जो मोंटेस्क्यू घोषणा की गई थी उसको लगभग पालन किया गया। अगला प्रावधान है इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के रूप में होम रूल आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी जबकि केंद्र में निरंकुश और अनुत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अगला प्रावधान, केंद्रीय कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर के 3 की गई। फिर द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया जिसमें 60 उच्च सदन के और 145 निम्न सदन के, यानी कुल 205। अगला प्रावधान था कि प्रांतों में द्वैध प्रणाली लागू हुई 1 अप्रैल 1919 से और समाप्ति की गई 1935 के अधिनियम से। उससे आगे का प्रावधान है कि प्रांतीय कार्यकारिणी में आधे सदस्य भारतीय होंगे। 3 प्रांतों में 4-4, इसका मतलब 2-2 भारतीय। शेष 6 प्रांतों में 2-2 निश्चित थी, यानी 1-1 भारतीय। शक्ति विभाजन किया गया, संघ सूची के 47 विषय, राज्य सूची के 50 विषय। सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया जिसमें जो पार्लियामेंटों में केवल मुसलमानों का था उसको बढ़ा करके सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों को भी प्रदान किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई और यूरोपियों को किया गया। उसके बाद में हमने पढ़ा नरेंद्र मंडल, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में हुई थी। 121 राजा उपस्थित हुए, अध्यक्षता वाइसराय ने की। फिर 1924 में ये प्रावधान 1919 के अधिनियम की तहत ही है। 1924 में एक वर्त समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग किया गया। 1924 में एक वर्त समिति थी, उसने सिफारिश की आम बजट और रेल बजट दोनों अलग किए गए। अभी वर्तमान में 2017-18 में उनको पुनः एक कर दिया गया है। 1919 में ये गठित था ली कमीशन, जिसकी सिफारिश पर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बोकर थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुई, जनता का मताधिकार 3 से बढ़ाकर के 10% किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। ठीक है, ये अभी अपने अधिनियम पढ़ा 1919 का,
अब अगला अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिससे काफ़ी कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 1933 में तैयार श्वेत पत्र पर आधारित था। 1935 का अधिनियम किस पर आधारित था? 1973 में तैयार जो श्वेत पत्र था उस पर आधारित था। ये पारित कब हुआ? 1935 का अधिनियम कब पारित हुआ? 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। 1935 का अधिनियम के प्रावधान हैं उनके बारे में बात करें। पहला, ये 1933 के जो श्वेत पत्र है उस पर आधारित था। 2 अगस्त 1935 को ये पारित हो गया। संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। इस अधिनियम में क्या है? 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 परिशिष्ट थे। परिशिष्ट का मतलब भाग थे। 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी, 14 परिशिष्ट थे। वर्तमान संविधान में इस अधिनियम का 2/3 भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो संविधान के स्रोत हैं, कहाँ से लिया गया संविधान, तो सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। उस अधिनियम में जितने भी प्रावधान हैं उनका 2/3, वर्तमान जो संविधान है उसका 2/3 भाग इसी अधिनियम का उपयोग किया गया है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। अभी बात की थी द्वैध शासन, 1919 में जो द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांतों में, उसको समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। इसको अंडरलाइन कर लो। 1935 का अधिनियम जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, जो 1919 के अधिनियम द्वारा लागू था। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई अप्रैल 1937 में। प्रांतों को स्वायत्ता कब प्रदान की गई? अप्रैल 1937 से। केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। देखो, प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त होता है 1919 में लागू वाला 1935 में, और केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है आरक्षित और हस्तांतरित दोनों विषयों में। ठीक है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, इसका मतलब जो ब्रिटिश संसद है वो संप्रभु होगी। संघीय न्यायालय दिल्ली में 1937 में स्थापित, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसका मतलब भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो सर्वोच्च नहीं था। भारत का उच्चतम न्यायालय है वो सर्वोच्च नहीं था, उसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी। कहाँ पे? प्रीवी काउंसिल में। कहाँ पे? प्रीवी काउंसिल में। और संघीय न्यायालय कहाँ था? संघीय न्यायालय दिल्ली में। कब स्थापित हुआ? 1937 में। इसका मतलब जो दिल्ली का संघीय न्यायालय था वो सर्वोच्च नहीं था, उसकी भी अपील की जा सकती थी। कहाँ पे? लंदन में, प्रीवी काउंसिल में। विधानमंडलों में मताधिकार का विस्तार किया गया। विधानमंडलों में क्या किया? मताधिकार का विस्तार किया गया। विधानसभा 375, राज्य परिषद 260 सदस्य। ठीक है, ये विस्तार था। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक, 5 में एक सदनात्मक विधानमंडल थे। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक और 5 में एक सदनात्मक। जिस प्रकार वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद है, तो एक सदनात्मक वाला विधान परिषद और 2 सदनात्मक वाला विधानसभा और विधान परिषद दोनों विधानमंडल था। ठीक है। शक्ति विभाजन की बात करें, यह 1935 का अधिनियम है जिसके प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए ज़्यादातर। तो शक्ति विभाजन, वैसे 7वीं जो अनुसूची वर्तमान की भारतीय संविधान की है उसमें भी शक्ति विभाजन की बात कर रहे हैं। तो शक्ति विभाजन 1935 के अधिनियम में 59 विषय संघ के, 54 विषय प्रांतों के यानी राज्य सूची के और 36 संवर्ती विषय शामिल किए गए। भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण है 1935 के अधिनियम का, जो भारत परिषद है उसको समाप्त कर दिया गया था। भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार कर दिया गया। हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया इसमें 1935 के अधिनियम में। बर्मा को भारत से पृथक किया गया। कितना अच्छा प्रावधान है कि 1935 के अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से, बर्मा का मतलब वर्तमान म्यांमार जो देश है, उसको भारत से पृथक किया गया। क्वेश्चन आता है बर्मा को किस अधिनियम के तहत पृथक किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत।
उड़ीसा व सिंध नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध ये क्या है, नए प्रांत बनाए गए। किस अधिनियम के तहत? 1935। बर्मा को अलग किया गया, उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनाए गए। अदन को भारत से मुक्त कर ब्रिटेन के अधीन किया गया। अदन, जो अदन की खाड़ी है ना, अदन, वो भारत से मुक्त करके ब्रिटेन के अधीन किया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। ये मुख्य प्रावधान है। देखो, बर्मा वर्तमान में जिसको म्यांमार कहते हैं, भारत से अलग किया गया। उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनाए गए। अदन को भारत से मुक्त कर ब्रिटेन के अधीन किया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। अगला प्रावधान है 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम में जोड़ दिया गया। 1919 की जो प्रस्तावना थी उसको 1935 के अधिनियम में जोड़ दिया गया। अगला है 1 अप्रैल। काफ़ी प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए, जिसमें आरबीआई की स्थापना भी शामिल है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। इसके प्रथम जो गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। इसका मतलब स्वतंत्रता तक तो ब्रिटिश थे और स्वतंत्रता के बाद में भारतीय बने सीडी देशमुख। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापना की गई। इसके प्रथम गवर्नर है ऑसबोर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख। 1935 अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव हो गए थे। 1935 अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें 6 में कांग्रेस की सरकार, 1 में यूनियनिस्ट पार्टी की, 1 में कृषक प्रजा पार्टी की, और 3 में मिलीजुली सरकारें बनी। इसका मतलब 1935 अधिनियम के तहत चुनाव हुए, वो कब हुए? 1937 में। 1935 अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए वो कब हुए? फरवरी 1937 में। रिजल्ट क्या निकला? पहला, 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, 1 में यूनियनिस्ट पार्टी की, 1 में कृषक प्रजा पार्टी की, और 3 में मिलीजुली सरकार बनी। 1935 अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में फरवरी 1937 में जो चुनाव हुए, जिसमें 6 में कांग्रेस, 1 में यूनियनिस्ट पार्टी, 1 में कृषक प्रजा पार्टी, और 3 में मिलीजुली सरकारें बनी। यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का घोषणा पत्र कहा। हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है, परंतु गाड़ी में इंजन ही नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसके संबंध में है? 1935 अधिनियम के संबंध में। किसका कथन है? ये आता है डायरेक्ट। ये कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है कि हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है, पर तो इंजन ही नहीं है, क्या करें ब्रेक का। किसके बारे में कहा है? क्वेश्चन आता है, जवाहरलाल नेहरू का ये कथन किसके बारे में? 1935 के अधिनियम के बारे में। या ऐसे आ सकता है, ये उक्त कथन किसका है? हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है, परंतु गाड़ी में इंजन ही नहीं है। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, उनका कथन। जिन्ना क्या कहती है? पूर्ण रूप से सड़ी हुई योजना बताया था। जिन्ना ने क्या कहा इस योजना को? जिन्ना ने पूर्ण रूप से सड़ी हुई योजना बताया। मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने इसके बारे में क्या कहा? हम पर थोपा गया खोखला लोकतंत्र जैसा है। मदन मोहन मालवीय कहते हैं हम पर थोपा गया और खोखला लोकतंत्र। जिन्ना कहते हैं पूर्ण रूप से ही सड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है, परंतु इंजन ही नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ये प्रथम भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं। राजगोपालाचारी, उन्होंने कहा नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। एटली ने क्या बताया? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको क्या कहा? आश्वासन का प्रतीक माना। इसे आश्वासन का प्रतीक माना। किसको? 1935 के अधिनियम को। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के संबंध में जो भी प्रावधान है एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। 1933 में जो तैयार श्वेत पत्र था उस पर आधारित था। यह संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग इसी से लिया गया है।
2/3 का मतलब अधिकांश भाग। इसमें 321 अनुच्छेद वर्तमान में 395, 10 अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हैं, 14 परिशिष्ट वर्तमान में 22 भाग हैं। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया जो 1919 के द्वैध शासन से लागू हुए थे। प्रांतों में स्वायत्तता दी गई और अप्रैल 1937 से लागू होगी। केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया आरक्षित और हस्तांतरित विषयों से। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता थी। इसका मतलब भारत का जो संघीय न्यायालय था जो दिल्ली में 1937 में स्थापित था इस अधिनियम के तहत, उसके विरुद्ध भी अपील ब्रिटेन के लंदन में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। अगला प्रावधान था विधानमंडलों में मताधिकार का विस्तार किया गया। विधानसभा 375, राज्यसभा 260 सदस्य। 11 में से 6 राज्यों में 2 सदन थे और 5 में 1 सदन थे। टोटल 11 राज्य थे, 6 में तो दो सदन और 5 में 1 सदन था। शक्ति विभाजन का प्रावधान था इस अधिनियम के तहत, जिसमें 59 विषय संघ के, 54 विषय प्रांतों के, 36 समवर्ती विषय थे। भारत परिषद है उसका अंत किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और हरिजनों के लिए भी इसमें स्थान दिया गया। अगला प्रावधान था इस अधिनियम के तहत ब्रह्मा जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है उसको भारत से पृथक किया गया। उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनाए गए। अदन को भारत से मुक्त कर ब्रिटेन के अधीन किया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। 1919 की जो प्रस्तावना थी उसको 1935 के अधिनियम में जोड़ दिया गया था। इसके अलावा 1935 अधिनियम का अगला प्रावधान था आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी 1 अप्रैल 1935 में स्थापना। प्रथम गवर्नर बने ऑसबोर्न स्मिथ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में प्रथम भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख। 1935 अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार, 1 में यूनियनिस्ट पार्टी की, 1 में कृषक प्रजा पार्टी की और 3 में मिलीजुली सरकार बनी। इसका मतलब कितने प्रांत थे? टोटल 11 प्रांत थे। 11 में 6 में कांग्रेस, 1 में यूनियनिस्ट पार्टी, 1 में कृषक प्रजा पार्टी और 3 में मिलीजुली सरकार बनी। 1935 का अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। 1935 का अधिनियम क्या है? संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का घोषणा पत्र कहा। हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है परंतु गाड़ी में इंजन ही नहीं है। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। किसके बारे में? 1935 के अधिनियम के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? पूर्ण रूप से सड़ी हुई योजना है, ये योजना ही काम की नहीं है। मदन मोहन मालवीय ने कहा हम पर थोपा गया खोखला लोकतंत्र है। लोकतंत्र जैसा है लेकिन ये तो खोखला है। श्री राजगोपालाचारी ने कहा नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने अविश्वास का प्रतीक माना इसको। अगला जो योजना है माउंटबेटन योजना। अगली योजना कौन सी है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब? 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल वो बने भारत के। कब? 22 मार्च 1947 को। तारीख याद रखनी है। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर बने। ये भी आ सकता है भारत में कितने गवर्नर जनरल बने? 34। अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कब बने? 22 मार्च 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। माउंटबेटन ने क्या किया? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। माउंटबेटन योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बनते हैं, भारत आते हैं। अंतिम है 34वें हैं और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करते हैं। तारीख याद रखनी है माउंटबेटन योजना की, 3 जून 1947। इस योजना का मुख्य मुद्दा क्या था? भारत पाकिस्तान विभाजन, यानी विभाजन से संबंधित योजना थी ये। भारत पाक विभाजन से संबंधित योजना थी 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को पाकिस्तान की अलग संविधान सभा का गठन किया गया। जो माउंटबेटन योजना है उसमें अलग संविधान सभा का गठन भी किया गया। कब? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बने।
3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की जो माउंटबेटन योजना कहलाती हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित प्रावधान थे और भारत के अलावा पाकिस्तान की अलग से संविधान सभा का गठन का प्रावधान था। वाइसराय का पद समाप्त कर दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। इस प्रावधान के तहत क्या किया गया, वाइसराय का जो पद था उसको समाप्त करके दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल, क्या नाम था, गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। वाइसराय पद ही समाप्त कर दिया गया था। किसकी बात कर रहे हैं, माउंटबेटन योजना की। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और 34वें गवर्नर जनरल बने 22 मार्च 1947 को। 3 जून 1947 को उसने योजना प्रस्तुत की जो माउंटबेटन योजना कहलाती है, भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित थी। इसमें अलग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की गठन किया गया। वाइसराय का पद समाप्त करके भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नर जनरल पद बनाए गए। ठीक है। अगला है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्रम से पढ़ रहे हैं, इनकी तारीख और उनके मुख्य प्रावधान हैं, उनके बारे में लगातार याद करते रहना है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह विधेयक माउंटबेटन योजना जो कब आई थी, 3 जून 1947 के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ये कब हुआ, 4 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें विभिन्न योजनाएं दे दी जाती हैं और उनमें क्रम पूछ लिया जाता है कि अमुक योजनाओं का क्रम क्या है। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। उसके बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम हुआ था 4 जुलाई 1947 को, भारत की आज़ादी से पहले। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, उसमें प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम के समय, क्लाइमेट एटली। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947, क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री थे। और ये योजना पारित कब हुई थी, भारत सरकार अधिनियम ये पारित कब हुआ, ये पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर रहे हैं। माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 थी उस पर आधारित थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 थी उस पर आधारित है और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित है। प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली है। और ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब होता है, ये 18 जुलाई 1947 को। देखो ब्रिटिश संसद में लाई गई 4 जुलाई 1947 को और 18 जुलाई को 1947 में पारित कर दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल पद बनाया गया वाइसराय को समाप्त करके। तो भारत के तो गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना बने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल पद बनाया गया स्वतंत्रता के बाद में वाइसराय को समाप्त करके। तो भारत के तो बने लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना बने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के अंतिम यानी कुल 35वें गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम और कुल 35वें गवर्नर जनरल यानी प्रथम और अंतिम भारतीय कहें तो सी राजगोपालाचारी थे। ये भी आ सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एकमात्र है। स्वतंत्र भारत के अंतिम यानी 34 तो अंग्रेज़ थे और 35वां भारतीय बना, वह प्रथम था और उसके बाद में गवर्नर जनरल पद ही समाप्त हो गया। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। ये मुख्य प्रावधान हैं। किसकी बात कर रहे हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 थी उस पर आधारित थी ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में लाया गया। उसमें प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे और इसे यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। वाइसराय पद समाप्त होने के बाद में गवर्नर जनरल बना भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। स्वतंत्रता के बाद में भारत के अंतिम
यानी 35वें और प्रथम भारतीय बने गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है। अब अगला आता है कैबिनेट मिशन। अगला आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये 1946 का है। उद्देश्य क्या था? संविधान का गठन करना। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान का गठन करता। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उद्देश्य क्या था? संविधान का गठन। 24 मार्च 1946 को भारत आया, कुल मिला के दिल्ली में। 3 सदस्य थे। सदस्यों के नाम आते हैं। कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन से थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स याद करने हैं। जो कैबिनेट मिशन है उसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री। 2 नंबर पे एवी अलेक्जेंडर, ये नेवी मिनिस्टर थे। ठीक है। और अगला लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी कह सकते हैं, ये अध्यक्ष थे। तो कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? 24 मार्च 1946 को। संविधान गठन के उद्देश्य से 3 सदस्य था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस है वो इसके अध्यक्ष थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 3 सदस्य हो गए। अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर सदस्य। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट सौंप दी। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो ये अपने पढ़ा कैबिनेट मिशन 1946 संविधान के गठन के उद्देश्य से 24 मार्च 1946 को आया और 16 मई, देखो 24 मार्च 1946 को आता है भारत में और 16 मई को अपनी रिपोर्ट सौंप देता है 1946 में कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य थे, याद करने हैं वापिस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 2 सदस्य। एक बार वापस देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। 1946 उद्देश्य संविधान का गठन। 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली यानी भारत आए। 3 सदस्यीय दल था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 मंत्री थे, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तो व्यापार मंत्री, एवी अलेक्जेंडर नेवी मिनिस्टर। ठीक है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट सौंप दी। तो संविधान की विकास यात्रा के बारे में अपने जो भी प्रावधान थे उसमें मुख्य रूप से जो अधिनियम हैं इनके बारे में मुख्य प्रावधान के बारे में अपने पढ़ा। 1833 का चार्टर एक्ट आया जिसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य जोड़ा गया जिसमें लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग बना। 1844 में दास प्रथा प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर हमने पढ़ा 1858 का अधिनियम, जिसमें 1857 की क्रांति के बाद में सुधारात्मक प्रयास किए गए और ये 2 अगस्त 1858 को लागू हुआ। भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कह सकते हैं। और जो द्वैध शासन व्यवस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू थी उसको समाप्त किया गया 1858 के तहत। लंदन में भारत की गृह सरकार बनी जिसमें भारत सचिव पद बनाया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होता था। इसमें एक अध्यक्ष, एक भारत मंत्री और एक उप भारत मंत्री था। सर चार्ल्स वुड प्रथम भारत के मंत्री थे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य एक परिषद थी जो भारत परिषद कहलाती थी। भारत सचिव भारत का मुगल आजम कहलाता था। इसके अलावा ब्रिटेन की महारानी उसमें विक्टोरिया थी, उसमें इलाहाबाद में घोषणा की जो इलाहाबाद घोषणा पत्र या विक्टोरिया घोषणा पत्र या शाही घोषणा पत्र कहलाती हैं, जिसके मुख्य प्रावधान थे कि गोद निषेध नीति को समाप्त कर देंगे। सहयोग की नीति होगी जिसमें शिक्षित लोगों को प्रशासन में सहयोग देंगे। सभी भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोले जाएंगे। 1857 की क्रांति में पकड़े गए भारतीयों को माफ़ किया जाएगा। भारत में शांति और कल्याण के कार्य करेंगे। यानी 3 बड़े विश्वविद्यालय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थापित करेंगे। यानी 1858 का अधिनियम सुधारात्मक अधिनियम भी कहलाता है। फिर हमने पढ़ा पार्लियामेंटो अधिनियम। एक तो सचिव होता है और एक गवर्नर जनरल है।
मार्ले और मिंटो, ठीक है। मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले और मिंटो दोनों अलग अलग है। भारत सचिव है और इसके अलावा गवर्नर जनरल है। मार्ले मिंटो अधिनियम 1919, मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, मुख्य मुद्दा था। इसके अलावा विधि निर्माण और प्रशासन दोनों के अधिकार भारतीयों को मिले। पूरक प्रश्न पूछने पर बजट पर संकल्प रखने का अधिकार भारतीयों को मिला। वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर आई मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इसे 23 दिसंबर 1919 को सम्राट की स्वीकृति प्रस्तावना जोड़ी गई। 20 अगस्त 1917 की घोषणा को लगभग पालन किया गया। इससे होम रूल आंदोलन का इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। प्रांतों में आंशिक रूप से, जबकि केंद्र में निरंकुश और अनुत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। इसके अलावा अगला प्रावधान था कि केंद्र की जो कार्यकारिणी में है उसमें भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर के 3 कर दी गई। द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया जिसमें 60 उच्च सदन के और 145 निम्न सदन के सदस्य, कुल 205 सदस्य थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1919 से लागू हुई, जो 1935 अधिनियम से समाप्त हुई थी। प्रांतीय कार्यकारिणी में आधे सदस्य भारतीय थे। 3 प्रांतों में 4-4, इसका मतलब 2-2 भारतीय। शेष 6 प्रांतों में 2-2 निश्चित संख्या यानी 1-1 भारतीय थे। शक्ति विभाजन किया गया, संघ सूची के 47, राज्य सूची के 50। 1919 अधिनियम में सांप्रदायिकता का विस्तार करते हुए सिखों, आंग्ल भारतीय, ईसाई और यूरोपियों को भी अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया। उसके बाद में हमने पढ़ा नरेंद्र मंडल, जो 8 फरवरी 1921 को स्थापित था नई दिल्ली में। उसमें 121 राजा उपस्थित हुए, वाइसराय ने अध्यक्षता की। नरेंद्र मंडल के बारे में एक बार वापस देख लेते हैं। 8 फरवरी 1921 नई दिल्ली, 121 राजा उपस्थित, अध्यक्ष वाइसराय। 1924 में एक वर्थ समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट अलग, 2017-18 में वापिस शामिल। फिर पढ़ा 1919 का जो ली कमीशन है वो 1926 में यूपीएससी का गठन करता है, जिसके अध्यक्ष बने प्रथम सर रोस बारकर। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू और जनता का मताधिकार 3 से बढ़ाकर के 10%। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके लगभग 2/3 प्रावधान वर्तमान भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ये खुद यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 1933 में तैयार श्वेत पत्र पर आधारित था। संघात्मक सरकार की स्थापना की बात करता है। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग थे। प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम से लागू था 1935 अधिनियम के तहत समाप्त हो गया। प्रांतों को अप्रैल 1937 से स्वायत्ता प्रदान की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता थी, जिसका मतलब दिल्ली का जो संघीय न्यायालय था जो 1937 में स्थापित था वो सर्वोच्च न होकर के प्रीवी काउंसिल लंदन की यानी ब्रिटेन की वो सर्वोच्च थी। विधानमंडलों में मताधिकार का विस्तार करते हुए विधानसभा में 375, राज्य परिषद के 260 सदस्य बने। 11 राज्य थे, 6 में 2 सदन और 5 में 1 सदन विधानमंडल थे। शक्ति विभाजन की बात करता है 1935 का अधिनियम, जिसमें 59 संघ सूची के, 54 प्रांतीय सूची के या राज्य सूची के, 36 समवर्ती सूची के। ये जो भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, यानी 1909 में मुसलमानों को, 1919 में अन्य प्रावधान और 1935 के अधिनियम में हरिजनों को भी प्रावधान, ये आरक्षण का प्रावधान दिया गया। इसके अलावा 1935 अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग किया गया। उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनाए गए। अदन को भारत से मुक्त कर ब्रिटेन के अधीन किया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में जोड़ दिया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, जिसके प्रथम गवर्नर बने ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर बने किसके? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935। फिर 1935 अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में 11 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 6 में कांग्रेस, 1 में यूनियनिस्ट पार्टी, 1 में कृषक प्रजा पार्टी और 3 में मिक्सिंग सरकार बनी। यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहते हुए कहा कि हमें ऐसी
कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है परंतु गाड़ी में इंजन ही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पूर्ण रूप से सड़ी हुई योजना है। मदन मोहन मालवीय ने कहा हम पर थोपा गया और खोखला लोकतंत्र जैसा है। लोकतंत्र जैसा लगता है लेकिन ये तो हम पर थोपा गया और खोखला है। श्री राजगोपालाचारी ने कहा नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। क्लाइमेट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसे अविश्वास का प्रतीक बताया। उसके बाद में हमने पढ़ा माउंटबेटन योजना जो 22 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन। भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। 22 मार्च 1947 को 34वें और अंतिम थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित थी। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया।